नमस्कार दोस्तों, स्टडी माइंड्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वर्तनी शुद्धि। टॉपिक को शुरू करने से पहले हम इसके बारे में जान जाएं कि यह कहाँ कहाँ उपयोगी है। तो यह आरओ और एसएससी जीडी के एग्जाम में के लिए काफ़ी उपयोगी है और इसके साथ ही जिस भी परीक्षा में वर्तनी शुद्धि से प्रश्न पूछता है उन सभी के लिए उपयोगी है। और इसके अलावा यदि आप राइटर हैं, दैनिक जीवन में इन सभी का इस्तेमाल करते हैं, शब्दों को लिखते हैं, तो शब्द की दृष्टि से वे मात्रा की दृष्टि से शब्द सही है कि नहीं है, वहाँ भी यह इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम बात करेंगे वर्तनी शुद्धि की। वर्तनी शुद्धि सबसे पहले बात होती है कहते किसे हैं, क्या होती है। वर्तनी शुद्धि हम उसे कहते हैं जिस शब्द में किसी भी मात्रा की गलती नहीं हो, अर्थात वह शब्द मात्रात्मक दृष्टि से शुद्ध हो, उसे हम बोलते हैं वर्तनी शुद्ध है या वर्तनी शुद्धि बोलते हैं। जो शब्द मात्रात्मक दृष्टि से शुद्ध होते हैं उसे हम बोलते हैं वर्तनी शुद्ध, ठीक। या जो नहीं शुद्ध होते हैं उसे हम बोलते हैं अशुद्ध शब्द बोलते हैं, ठीक है, जिसमें मात्रा की गलतियां होती हैं। अब हम बात करते हैं वर्तनी शुद्धि में। आज हम बात करने वाले हैं, यह कई प्रकार की होती हैं, कई प्रकार से इसकी शुद्धि होती है, लेकिन आज हम बात करेंगे जो प्रत्यय संबंधी जो अशुद्धियां हैं उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं और दूर करके कैसे हम शुद्ध वर्तनी को लिख सकते हैं। तो दो प्रकार के प्रत्यय मैं यहाँ लिखा हूँ। पहला लिखा हूँ करण प्रत्यय और दूसरा लिखा हूँ यहाँ पे इ, इक, य, ए, आयन, अयन और अ प्रत्यय लिखा हूँ। तो शुरुआत में हम बात करेंगे करण प्रत्यय की। करण प्रत्यय क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यय क्या होता है। तो आप सभी जानते होंगे प्रत्यय हम उसे बोलते हैं जो मूल शब्द के लास्ट में लगता है। मूल शब्द के बाद में हमेशा प्रत्यय लगता है और उपसर्ग हमेशा पहले लगता है। तो मूल शब्द कोई भी है उसके बाद में जो शब्द जोड़ते हैं उसे हम बोलते हैं प्रत्यय। और प्रत्यय जब किसी मूल शब्द से जुड़ते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और जो उसके अर्थ में एक विशेषता उत्पन्न करते हैं, एक विशिष्ट अर्थ को बतलाता है। तो अभी हम एक एक करके देखेंगे। तो प्रत्यय हो गया कि शब्द के बाद में लगते हैं मूल शब्द के। तो हम बात करेंगे करण प्रत्यय की। यह किसी शब्द में जब जुड़ता है तो उस शब्द में कुछ परिवर्तन करता है। क्या परिवर्तन करता है हम देखते हैं। तो करण प्रत्यय की एक कंडीशन होती है, एक शर्त होती है कि यह हमेशा अपने से पहले बड़ी ई की मात्रा को स्वीकार करता है। छोटी ई की मात्रा इससे पहले होगी तो वह इसे स्वीकार नहीं करता है। अर्थात करण प्रत्यय से पहले हमेशा बड़ी ई की मात्रा ही होनी चाहिए, छोटी ई की मात्रा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वह शब्द अशुद्ध हो जाएगा, उसकी वर्तनी अशुद्ध हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है करण प्रत्यय से पूर्व ई है, ई की मात्रा आती है और बड़ी ई की, यह बड़ी ई है और बड़ी ई की मात्रा होती है इस प्रकार से होती है, इसे बोलते बड़ी की मात्रा आती है। और कभी भी हम छोटी की मात्रा इससे पहले नहीं लिखते हैं और छोटी की मात्रा होती है ऐसे होती है। तो हमेशा ये वाला मात्रा बड़ी की मात्रा होती है, छोटी की मात्रा इससे पहले नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें तो कौन कौन से आते हैं जो करण प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। उदाहरण के रूप में प्रस्तुतिकरण है, शुद्धिकरण है, आधुनिकीकरण है, मानवीकरण है और औद्योगिकरण है। देखिएगा यहाँ पे करण प्रत्यय यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, यहाँ भी और यहाँ भी। इन सभी शब्दों में करण प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, करण प्रत्यय से पहले हमेशा बड़ी ई की मात्रा आई है, हमेशा बड़ी ई की मात्रा आई है, बड़ी ई की मात्रा। और करण प्रत्यय से पहले अगर बड़ी ई की मात्रा आई है तो ये सभी के सभी शब्द क्या है, वर्तनी के हिसाब से शुद्ध है, सही है, इसकी वर्तनी शुद्ध है। लेकिन अगर हम इसको इस प्रकार से लिख दें प्रस्तुतिकरण, तो यह क्या हो जाएगा, यह अशुद्ध हो जाएगा क्योंकि यहाँ करण प्रत्यय है और इससे पहले छोटी ई की मात्रा नहीं होती है, हमेशा बड़ी ई की मात्रा होती है, तो यह गलत हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार शुद्धिकरण, आधुनिकीकरण में सभी के साथ ऐसा ही है और इससे पहले और छोटी की मात्रा दे देगा तो वह अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन प्रश्न आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा, तो प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछेगा। जैसे पहला मैं प्रस्तुतिकरण को ही ले रहा हूं, तो पहला है प्रस्तुतिकरण, दूसरा हो गया प्रस्तुतिकरण, तीसरा हो गया प्रस्तुतिकरण और चौथा हो गया प्रस्तुतिकरण। अब आपसे पूछ लेगा इसमें से कौन सा शब्द सही है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, ऐसे 4 ऑप्शन बना के आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो मैं बताया हूँ अभी, इसको आप पेन कॉपी पर नोट कर लीजिएगा।
करण प्रत्यय है हमेशा बड़ी ई की मात्रा इससे पहले रहेगी, तो जाहिर सी बात है यह सही है। लेकिन करण प्रत्यय से पहले बड़ी की मात्रा यही यहाँ ये भी आई है, तो क्या ये भी सही है? लेकिन यहाँ पे ऊ की मात्रा गलत हो गई है, क्योंकि प्रस्तुति में होता है, प्रस्तुति हम ऐसे लिखते हैं, प्रस्तुति जब हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, छोटी की मात्रा छोटा, इसमें ऊ का मात्रा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा है तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें छोटी की मात्रा दिया इससे पहले, तो ये तो गलत है ही। और इससे पहले भी करण प्रत्यय से पहले भी यहाँ पे छोटी की मात्रा, तो ये भी गलत है। और हमारा आंसर क्या सही है? ये वाला प्रस्तुतिकरण। ठीक इसी प्रकार से शुद्धिकरण हो गया, आधुनिकीकरण हो गया, मानवीकरण हो गया और औद्योगिकरण हो गया। और एक बार फिर से करण प्रत्यय से पहले हमेशा बड़ी ई की मात्रा आती है, छोटी ई की मात्रा अगर आप लिखेंगे तो वह गलत हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे, इतना ही नहीं, इससे जुड़े, इतना ही नहीं, ये तो मैं कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे हुए हैं आरओ एआरओ और एसएससी जीडी में। लेकिन इसके अलावा हजारों ऐसे शब्द हैं जो करण प्रत्यय से बनते हैं, लेकिन एक ही शर्त है, यह नियम आपको पता है कि करण प्रत्यय से पहले हमेशा बड़ी ई की मात्रा ही रहेगी, तो आप इस प्रश्न को सही कर ले जाएंगे और आसानी से आप एक प्रश्न आपका बढ़ जाएगा। एक छोटा सा नियम याद रखना है और हजारों जो शुद्ध अशुद्ध संशोधन होते हैं या अशुद्धियाँ होती हैं आप उसको सीख सकते हैं। एक नियम क्या है? करण प्रत्यय लगता है तो हमेशा उससे पहले बड़ी ई की मात्रा। मैं इस कई बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इसको याद कर लें, आपको याद हो जाए और आप पेन कॉपी लेकर बैठें और कॉपी को नोट करते रहें। अब हम बात करेंगे, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब हम बात करेंगे जो अगला हमारा प्रत्यय है उसके बारे में। तो अगला प्रत्यय क्या कहता है? अगला प्रत्यय है इ, इक, य, ए, आयन, अयन और अप्रत्यय। इस जैसे इसमें करण प्रत्यय में हमारा एक नियम था कि हमेशा उससे पहले बड़ी ई की मात्रा ही आती है, ठीक उसी प्रकार से इस प्रत्यय में भी एक नियम लागू होता है। जो 8 प्रत्यय हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रत्यय हैं, इसमें भी एक नियम लागू होता है। जब प्रत्यय वही प्रत्यय होते हैं, बात मूल शब्द होता है, मूल शब्द के बाद हमेशा प्रत्यय जुड़ते हैं, प्रत्यय जुड़ते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे करण प्रत्यय जोड़ रहे थे। अब हम बात करेंगे इन 8 में से कोई एक प्रत्यय जोड़ेंगे, तो लेकिन ये 8 जो प्रत्यय हैं सब में एक ही नियम लागू होता है और वह नियम होता है आदि वृद्धि का। क्या नियम होता है? आदि वृद्धि का नियम होता है। उससे पहले कुछ बात कर लें। देखिए, जब ये 8 प्रत्यय हैं इनको आप जोड़ेंगे, तो जब भी मूल शब्द में जोड़ेंगे, जैसे मैं कहूँ कि मूल शब्द है कोई भी, मूल ही मान लें, मूल और प्लस मैं इसमें जोड़ दिया इक प्रत्यय, यहाँ पे इक प्रत्यय है, मैं इसको इसमें जोड़ दिया। तो इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे जब भी हम मूल शब्द में इन 8 प्रत्यय में से कोई भी एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो एक हमेशा इसके जो लास्ट वाला स्वर है, मूल शब्द का जो लास्ट वाला स्वर होता है उसको हटा देते हैं। तो जैसे मूल स्वर के, जो मूल शब्द के हम लास्ट स्वर को, इसमें अ स्वर जुड़ा हुआ है मूल में, तो जब हम अ को हटाएंगे या हम इसको ऐसे लिख दें, इसमें अ स्वर जुड़ा हुआ है और प्लस हम इसमें इक जोड़ दें, इक प्रत्यय। तो यह क्या कहता है कि हमेशा जब भी इन 8 प्रत्यय में से कोई एक प्रत्यय किसी भी मूल शब्द में जब हम जोड़ते हैं तो क्या होता है? अंतिम स्वर क्या होता है? वह हट जाता है। अंतिम स्वर को हम हटा देते हैं और उसके पश्चात इसमें प्रत्यय को जोड़ देते हैं, उसके पश्चात इसमें प्रत्यय को जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा? मूल लो है, ये स्वर रहित है, जब हम इसमें ई जोड़ेंगे तो छोटी की मात्रा लग जाएगी, तो हो जाएगा मूलिक। ठीक है, लेकिन ये तो रहा स्वर हटाने का, जो अंतिम मूल शब्द का अंतिम स्वर उसको हटा देते हैं, तो स्वर हटाने के पश्चात मूलिक शब्द बनता है प्रत्यय जोड़ने पे। लेकिन इसमें एक नियम और है, इसमें होती है आदि वृद्धि। अब आदि वृद्धि क्या होता है कि जब भी हम मूल शब्द में इन 8 प्रत्यय में से कोई भी एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो आदि वृद्धि होती है। आदि वृद्धि क्या होता है? आदि का मतलब होता है पहले, पहले, और वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। तो आदि का मतलब होता है पहले या पूर्व में। तो मूल शब्द में जो सबसे पहला स्वर होता है, मूल शब्द में, यह मूल शब्द है, इसमें जो सबसे पहला स्वर होता है, सबसे पहला स्वर कौन सा है? ऊ है। तो यह क्या हो जाएगा? इसकी वृद्धि हो जाती है। तो यह नियम, आदि वृद्धि का नियम क्या कहता है कि अगर किसी शब्द के प्रारंभ में अ स्वर है, मूल शब्द के प्रारंभ में अ स्वर है, तो यह आ हो जाएगा। जैसे
अनुपात लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मैं बताया हूँ कि आदि वृद्धि का मतलब होता है पहले स्वर का बढ़ जाना, तो अ का आदि वृद्धि होके आ हो जाता है। तो अनुपात जो है यह मूल शब्द है और इसमें इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो अ का क्या हो जाएगा, अ का क्या हो जाना चाहिए, आ हो जाना चाहिए। तो अ का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। और अनुपात, और इसमें तो में जब अ हटाएंगे यहाँ पे जो अ स्वर है तो यह स्वर रहित हो जाएगा। तो और उसमें हम ई जोड़ देंगे तो आनुपातिक हो जाएगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अब एक बार और समझ लेते हैं इसको अच्छे से। जैसे अनुपात, जैसे अनुपात है, अनुपात जो शब्द है, अनुपात जो शब्द है इसमें अगर हम इक प्रत्यय जोड़ें, इक प्रत्यय, तो हमेशा आदि वृद्धि होती है। तो अ का क्या हो जाएगा, आ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आ नु पा, ऐसे लिख देंगे, आनुपा ऐसे लिख देंगे। और अभी कहा हो कि जब इन 8 प्रत्ययों को जोड़ते हैं तो हमेशा अंतिम स्वर को हटा देते हैं। तो को हम क्या कर देंगे, स्वर रहित कर देंगे। इसमें अ स्वर, अ जो है स्वर जुड़ा हुआ है, ठीक, क्योंकि तो और इसमें अ जोड़ के यह बनाते हैं तो इसमें हम अंतिम स्वर को हटा देंगे तो यह क्या हो जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा। और इसमें हम क्या जोड़ देंगे, इक प्रत्यय को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, आनुपातिक, आनुपातिक। ठीक। और इसी प्रकार से सभी शब्दों के साथ करेंगे। जैसे प्रमाण है और उसमें हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो यह इसमें यह अ की मात्रा से प्र है, इसमें प प्लस र और प्लस अ यह जुड़ के प्र हुआ है। ठीक। तो इसको अगर हम अभी कहे हैं कि जो अ है पहला स्वर है वह अ का क्या हो जाता है, आ, तो क्या हो जाएगा, प्रा। प्र का क्या हो जाएगा, प्रा हो जाएगा। और मा र ऐसे ही हो जाएगा। और इसका भी जब हम अंतिम स्वर हटाएंगे अ तो इसमें इक जुड़ जाएगा तो प्रामाणिक हो जाएगा। ऑप्शन में आपको देगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, प्रामाणिक, प्रमाणिक, प्रमाणिक, प्रमाणिक कि कौन सा सही है। तो अगर आपको यह नियम याद है कि आदि वृद्धि होती है और अंतिम स्वर को हमेशा हम हटा देते हैं और अंतिम स्वर को हटा देने पे इसको हम जोड़ देते हैं। अगर जोड़ने में हमको संधि की आवश्यकता महसूस होती है तो हम संधि भी कर देंगे, लेकिन जहाँ संधि की जरूरत पड़ेगी वहाँ करेंगे, जहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक इसी प्रकार से अंजनी, अंजनी में ए शब्द जो ए प्रत्यय जोड़ेंगे, ए प्रत्यय, तो यह हो जाएगा अंजनीय। ठीक। और आंजनेय बजरंगबली को कहा जाता है और अंजनी उनकी माता जी का नाम है। और अंजनी के पुत्र को हम क्या बोलते हैं, आंजनेय बोलते हैं, अर्थात बजरंगबली हनुमान जी। ठीक इसी प्रकार से आदि वृद्धि में अगर शुरुआत में ई हो, ए हो, ठीक, तो इन तीनों में आदि वृद्धि होके आय हो जाएगा। आदि वृद्धि का मतलब होता है जो मूल शब्द का पहला स्वर बढ़ जाना, तो इसका हो जाएगा हमेशा आय हो जाएगा। जैसे वेद है तो वेद में एक व में ए की मात्रा लगी है, वेद हो गया है। ठीक। तो इसका ए है तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, तो वय हो जाएगा, वैद, और इक जोड़ देंगे वैद में तो वैदिक हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से विवाह और प्लस इसमें इक जोड़ देंगे तो वी, जो वी होता है पहला स्वर क्या है, ई है, तो ई का क्या हो जाता है, आय हो जाता है, तो वैवाहिक हो जाएगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर पहला स्वर मूल शब्द का उ, ओ है, इन तीनों में से कोई है तो यह हमेशा अ हो जाता है। जैसे द्रुपद में अगर हम ई प्रत्यय जोड़ दें तो यह हो जाता है द्रौपदी। यहाँ पे ऊ था, ये छोटा ऊ है तो इसका क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, तो ध्रुव का क्या हो जाएगा, द्रव, और पद है तो पद ऐसे ही हो जाएगा, उसमें बड़ी जो जोड़ देंगे तो द्रौपदी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से पुरुष है, इसमें ए प्रत्यय जोड़ देंगे तो पु का हो जाएगा प, और रुस का ऐसे रुस हो जाएगा, और ए जोड़ देंगे तो पौरुषीय हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर शुरुआत में री है, ऋषि वाला री है, तो उसका हो जाता है आर, र स्वर रहित होता है। और जैसे ऋषि में अ जोड़ दें हम तो यह क्या शब्द बनता है, री की जगह हम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा, हम री की जगह क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। री की जगह क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे, या र स्वर रहित है, आर लिख देंगे, और प्लस
आर हो गया, और 100 ऐसे ही है, प्लस 100 तो इसमें है ही, और बड़ी ई की मात्रा हम हटा देंगे, और इसमें बड़ी की मात्रा हटा देंगे तो यह स्वर रहित हो जाएगा, और इसमें हम प्रत्यय जोड़ देंगे, तो यह क्या हो जाएगा आ, और आधा रह है तो यह ऊपर रेफ वाला रह हो जाएगा, आर्स हो जाएगा। तो क्या शब्द बना, आर्स। ठीक इसी प्रकार से गृह में और इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो यह बनता है गार्हिक। जैसे हम देखते हैं इसको कैसे बनता है, जैसे ग है, ग, यह ऋषि वाला र है तो यह क्या हो जाएगा ग, इसको स्वर रहित हो गया, और इसमें जुड़ जाएगा आर और प्लस ह, ठीक, और हम इसमें जोड़ देंगे ई प्रत्यय जोड़ देंगे, इक प्रत्यय, और इसको भी हम अंतिम शब्द है या मूल शब्द का, इसको भी स्वर रहित कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, गो में आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा गा, और आधा र है, उसके बाद क्या है ह है, उसमें ह में ई जोड़ेंगे तो ही हो जाएगा, और आधा र जो र है रेफ वाला र यहाँ चला जाएगा तो यह क्या हो जाएगा गार्हिक हो जाएगा। तो यह प्रश्न पूछ सकता है कि गार्हिक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है कि नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जितने भी शब्द हैं ये सभी के सभी शब्द आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। आनुपातिक, प्रामाणिक, आंजनेय, वैदिक, वैवाहिक, द्रौपदी, पौरुषेय, आर्ष, गार्हिक, ये सभी के सभी शब्द पूछे हुए हैं, और इससे संबंधित एक दो नहीं लाखों की संख्या में शब्द बने हुए हैं। बस अगर आपको यह नियम याद है तो आप इन शब्दों को सही कर ले जाएंगे, और जो भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे हुए हैं अभी मैं मिटाने के पश्चात उन सभी प्रश्नों को लिखता हूं, और आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसको मैं मिटाता हूं। देखिए, जो हम प्रत्यय पढ़े हैं 8 प्रकार के प्रत्यय की हम बात किए थे, इ, ई, इक, य, ए, आयन, अयन और अप्रत्यय। ये जो 8 प्रत्यय हैं इनसे बनने वाले जो भी शब्द हैं, जो प्रीवियस ईयर में सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, इससे 60 से 70 प्रश्न पूछा हुआ है। 8 से 10 से 15 प्रश्न में जो शब्द हैं मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, और 30-40 शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं। वे सभी प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इक प्रत्यय की बात किया था, इक प्रत्यय, ठीक है, इससे बनने वाले शब्द शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं ये मैं इसका नियम बता चुका था। अब मैं बात करूंगा इक प्रत्यय से बनने वाले जो भी शब्द हैं इक प्रत्यय से। तो पहला शब्द है तात्कालिक। तत्काल में इक जुड़ा है तो तात्कालिक हो गया है। देखिए छोटी ई की मात्रा है, इक प्रत्यय है। संसार में इक जुड़े हैं तो सांसारिक हो गया है। प्रविधि में जुड़े हैं इक जुड़े हैं तो प्राविधिक हो गया है। इतिहास में इक जोड़े हैं तो ऐतिहासिक हो गया है। व्यवसाय में इक जोड़े हैं तो व्यावसायिक हो गया है। पुराण में इक जोड़े हैं तो पौराणिक हो गया है। अधुना में इक जोड़े हैं तो आधुनिक हो गया है। परलोक में इक जोड़े हैं तो पारलौकिक हो गया है। और परिश्रम में इक जोड़े हैं तो पारिश्रमिक हो गया है। कुटुंब में इक जोड़े हैं तो कौटुंबिक हो गया है। अब यह जो है फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जब भी इन 8 प्रत्यय में से कोई प्रत्यय हम जोड़ेंगे तो आदि वृद्धि होती है, यानी मूल शब्द का पहला स्वर जो है वह बढ़ जाता है। तो मैं लिखा था अ का आ हो जाता है, ई या ए का आय हो जाता है, उ या ओ का औ हो जाता है, और री का आर हो जाता है। तो तत्काल में जैसे यहाँ पे मैं फिर से समझा रहा हूँ, तत्काल में इक प्रत्यय जोड़े हैं तो अ का आ हो गया है तात्काल, और इक जोड़े हैं तो तात्कालिक हो गया है। ठीक है, ऐसे ही संसार में क्या जोड़े हैं, संसार में जोड़े हैं इक तो सांसारिक हो गया है। प्रविधि में जोड़े हैं इक जोड़े हैं तो प्राविधिक हो गया है। इतिहास में इक जोड़े हैं इतिहास, क्योंकि यहाँ पे ई का हमेशा ऐ ही होगा। ठीक, चाहे ई हो उसका भी ऐ होगा, बड़ी ई हो उसका भी ऐ होगा, या ए हो उसका भी ऐ होगा, ऐतिहासिक हो गया है। व्यवसाय में इक जोड़े हैं तो व्यावसायिक हो गया है। पुराण में इक जोड़े हैं तो पौराणिक हो गया है। अधुना में इक जोड़े हैं तो आधुनिक हो गया है। परलोक में इक जोड़े हैं तो पारलौकिक हो गया है, पारलौकिक। और परिश्रम में इक जोड़े हैं तो पारिश्रमिक हो गया है। और कुटुंब में इक जोड़े हैं तो कौटुंबिक हो गया है, कुटुंब। अब आप इसको बनाइएगा, मैं जो नियम बताया था उस नियम से। मुख में इक जोड़े है तो मौखिक हो गया है। मुख में मैं यहाँ पे शब्द लिख दे रहा हूँ, मुख में इक जोड़े है तो मौखिक हो गया है। ऊ का अ हो जाता है तो मौ और ख और प्लस इक मौखिक हो गया है। प्रकृति में इक जोड़े हैं तो प्राकृतिक हो गया है। प्र का हो जाएगा प्रा, आदि वृद्धि हो जाएगी। परस्पर में इक जोड़े हैं तो
पारस्परिक हो गया है। प्रमाण में इक जोड़े हैं, प्रमाण में तो प्र का प्रा हो जाएगा और इक जोड़ेंगे तो प्रामाणिक हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से रसायन में इक जोड़ेंगे तो रासायनिक हो जाएगा, क्योंकि शुरू का आ हो जाएगा। रसायन में इक जोड़ेंगे तो रासायनिक हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अनुसंग में इक जोड़ेंगे तो अनुसंगिक हो जाएगा। आयुर्वेद में ये तो ऑलरेडी आदि वृद्धि में है ही, आयुर्वेद में इक जोड़ेंगे तो आयुर्वेदिक हो गया है। कई बार आयुर्वैदिक करके आता है जो कि गलत है। ये आदि वृद्धि ऑलरेडी है तो इसकी आदि वृद्धि होकर कहा जाएगी, यह आ का आ ही रहेगा तो आयुर्वेद में इक जोड़ेंगे तो आयुर्वेदिक हो जाएगा। ठीक ठीक निमित्त में निमित्त में इक जोड़ेंगे तो ई का ए हो जाएगा, नैमित्तिक हो जाएगा। ठीक उपचार में इक जोड़ेंगे तो ऊ का हो जाएगा औपचारिक हो जाएगा और औपचारिक। समाज में इक जोड़ेंगे तो सामाजिक हो जाएगा, समाज में। एकांत में इक जोड़ेंगे, एकांत में तो एकांतिक हो जाएगा, एक आय हो जाएगा। राजनीति में जोड़ेंगे इक, राजनीति में इक जोड़ेंगे तो राजनीतिक हो जाएगा। रा पहले से ऑलरेडी जो आदि वृद्धि है आ है यहाँ पे तो इसका आ ही रहने देंगे। प्रदेश में इक जोड़ेंगे तो प्रादेशिक हो जाएगा, प्रदेश में इक जोड़ेंगे तो प्र का प्रा हो जाएगा, देश का देश और इक जोड़ेंगे प्रादेशिक हो जाएगा। अध्यात्म जो होता है अध्यात्म अ का हो जाएगा आध्यात्मिक होता है। प्रश्न आपसे आध्यात्मिक भी आता है, आध्यात्मिक भी आता है, आध्यात्मिक भी प्रश्न पूछ सकता है कि क्या सही है, तो आध्यात्मिक हो जाएगा। परलोक में दोबारा लिख दिया हूँ, पहले लिख चुका था। परलोक में इक जोड़ेंगे तो पारलौकिक, प का पा हो जाएगा, आदि वृद्धि हो जाएगी, पारलौकिक हो जाएगा। शरीर में इक जोड़ेंगे तो शारीरिक हो जाएगा। संसार में इक जोड़ेंगे, ये भी दोबारा आ गया है संसार में, क्योंकि मैं लिख रहा था तो काफी प्रश्नों को मैं छानबीन कर रहा था तो उसमें दोबारा लिख दिया हूँ। संसार में तो सांसारिक हो जाएगा। तपस में जोड़ेंगे तो तपस में इक जोड़ेंगे तो तापसिक हो जाएगा। रजस में इक जोड़ेंगे तो राजसिक हो जाएगा, रजस, क्योंकि तो का आदि वृद्धि होकर ता हो जाएगा, रो का रा हो जाएगा और इक जोड़ेंगे तो तापसिक और राजसिक हो जाएगा। प्रथम में हम इक जोड़ेंगे, प्रथम में तो प्राथमिक हो जाएगा। तत्व में इक जोड़ेंगे तो तात्विक हो जाएगा। वेतन में इक जोड़ेंगे तो वैतनिक हो जाएगा, वैतनिक हो जाएगा। और ये सभी जो है इससे आपका जो पर्यायवाची शब्द है वो भी याद करने में काफ़ी आसानी रहेगी। क्यों आसानी रहेगी कि इन शब्दों का कुछ न कुछ मतलब है और इसी से पर्यायवाची शब्दों की उत्पत्ति भी हुई है, तो हम उसमें भी पढ़ेंगे, बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक इसी प्रकार से देखिए जो ई प्रत्यय है इसकी बात करेंगे, लेकिन आपको कुछ कंफ्यूजन हो सकती है, ये छोटा ई है और ये बड़ी ई है। तो हमेशा जब छोटी ई किसी में लगा हो ना तो वह पुरुषवाचक है, मतलब वह पुरुष का बोध कराता है वह शब्द। ठीक जैसे वाल्मीकि है, ठीक वाल्मीकि है तो यह एक वाल्मीकि ऋषि हुआ करते थे, वाल्मीकि ठीक ऋषि हुआ करते थे, उसमें ई प्रत्यय जोड़ दिए हैं, ई प्रत्यय जोड़ दिए हैं तो क्या हो गया है वाल्मीकि। देखिए ठीक वह है तो वह आदि वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा वाह हो जाएगा, और वाल्मी ठीक और क में ई जोड़ देंगे तो वाल्मीकि हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मरुत में जब हम ई जोड़ देंगे तो म का हो जाएगा अ है तो आदि वृद्धि होकर माँ हो जाएगा, तो माँ और तो में ई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मारुति हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे है सुमित्रा, सुमित्रा ठीक सुमित्रा। अब देखिए सुमित्रा जो है यह लक्ष्मण को कहते हैं, मारुति जो है यह कहते हैं बजरंगबली को कहते हैं, बजरंगबली को। यह सब मैं पर्यायवाची में आपको बताऊंगा, क्योंकि जहाँ भी ई प्रत्यय लगा होता है उसका मतलब होता है वह पुरुष का बोध तो कराता ही कराता है, साथ में एक बात का और भी बोध कराता है, उसकी संतान से संबंधित या उससे संबंध होने का बोध कराता है। मतलब जिसका संबंध मरुत से हो उसे हम मारुति बोलते हैं, जिसका संबंध वाल्मीकि से हो उसे हम वाल्मीकि बोलते हैं, और जिसका संबंध सुमित्रा से हो उसे हम सौमित्री बोलते हैं। ठीक और सुमित्रा से संबंध किसका है, सुमित्रा किसके बेटे हैं, सुमित्रा के बेटे कौन है लक्ष्मण, इसलिए लक्ष्मण को हम क्या बोलते हैं सौमित्री बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से गांधार, ठीक गांधारी हम देखिए यहाँ पे गांधारी ये भी सही है, गांधारी ये भी सही है, दोनों अपने अपने जगह सही हैं। जैसे हम जब गंधार में ई जोड़ेंगे छोटी ई तो गंधार से संबंधित हो जिसको जो उसे बोलते हैं गांधारी, तो गौ आदि वृद्धियों के गा हो जाएगा, और ई जोड़ेंगे तो गांधार और रौ में ई जोड़ेंगे तो गांधारी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार में जब हम शरत में ई जोड़ेंगे
तो ई जोड़ेंगे तो सारथी हो जाएगा। सारथी पुरुष ही होता है, इसलिए सॉरी यहाँ पे छोटी की मात्रा रहेगी, पुरुष ही होता है, इसलिए सारथी में हमेशा छोटी की मात्रा लिखेंगे। आपसे एग्जाम में पूछेगा तो इसमें बड़ी की मात्रा देकर भी पूछ सकता है। ठीक, अब हम बात करेंगे ये प्रत्यय की, जिससे प्रश्न पूछा गया है। ये प्रत्यय जैसे भगनी, भगनी का मतलब होता है बहन, भगनी का मतलब होता है बहन, तो भगनी से संबंध हो जिसका, भगनी, भगनी का मतलब होता है बहन, तो भगनी में ए जोड़ेंगे तो भौ का हो जाएगा भा, और गिनी तो ऐसे हो जाएगा गी, और लास्ट में जो अंतिम स्वर है उसको हटा देते हैं, पहले बता चुका हूँ, उसमें ए जोड़ देंगे तो भागिनी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो कुंती है, जो कुंती, कुंती उसमें ए जोड़ देंगे, अगर ए जोड़ देंगे अगर तो हो जाएगा ऊ का हो जाएगा औ, तो कौंतेय ये जोड़ देंगे इसमें। और इसी प्रकार से आत्रेय, अत्रि ऋषि हैं, अत्रि ऋषि की संतान को हम क्या बोलते हैं, आत्रेय बोलते हैं। ये भी संतानवाचक विशेषण है या संबंधित होना है। जैसे कुंती के पुत्र को हम कौंतेय बोलते हैं, भगनी के पुत्र को हम भागिनेय बोलते हैं यानी भांजा बोलते हैं। इसी प्रकार अंजनी जो है, अंजनी है, यह अंजनी शब्द से बना है। किससे बना है, अंजनी मूल शब्द है। अंजनी, उनके पिता का नाम अंजनी है, अंजनी था, तो इसीलिए अ का हो जाएगा आ, आन ज, न में ए जोड़ देंगे तो अंजनीय हो जाएगा। इसका मतलब है, तो यह अंजनीय किसका नाम है, यह भी नाम किसका है, बजरंगबली का नाम है, बजरंगबली का नाम है। और इस प्रकार से हम उनको आंजनेय भी बोलते हैं। अब बड़ी ई से बनने वाले जो भी शब्द हैं, लेकिन हाँ छोटी ई जो है यह पुरुषवाची है या पुरुषवाचक है, लेकिन जो बड़ी ई की मात्रा होती है वो हमेशा स्त्रीवाची ही होती है। जैसे, और ये भी का मतलब, इसका ये मतलब होता है संतान से संबंधित हो या औलाद से संबंधित होना है, औलाद या पुत्र पुत्री से, औलाद से या संतान से संबंधित होना है, संतान से। तो कौन कौन से हैं देखिए, इसको देखते हैं। जैसे जानकी की हम बात करें तो जनक में जो हम जनक में जब हम बड़ी ई जोड़ देंगे, तो मैं बताया था इन सभी प्रत्ययों में किसी के साथ भी अगर ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो आगे वृद्धि होकर ज का हो जाएगा जा, न का न ऐसे ही रहेगा, और क में ई जुड़ जाएगा जानकी। ठीक, तो जनक की जो संतान है उनका नाम क्या है, जानकी। या किसके लिए प्रयोग करते हैं, माता सीता के लिए, माता सीता के लिए जानकी शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे पर्वत, पर्वत में अगर हम ई जोड़ेंगे तो इसको बोलते हैं पार्वती, बड़ी ई जोड़ेंगे तो पार्वती हो जाएगा, क्योंकि प का हो जाएगा पा, और ऐसे र और सी, पार्वती। ठीक है, पार्वती हो गया। तो पर्वत की जो पुत्री है उसे हम बोलते हैं पार्वती। जैसे गंधार है, ठीक, गंधार की पुत्री, गंधार एक क्षेत्र था, राज्य था, उसमें हम बड़ी ई की मात्रा जोड़ देंगे तो यह स्त्रीवाची हो गया, तो यह क्या बोलते हैं, यह गांधारी हो जाएगा। तो ग का हो जाएगा गा, गांधारी, गांधारी। और यह क्या, यह जो युधिष्ठिर की माँ है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, युधिष्ठिर की सॉरी दुर्योधन की माँ के लिए, दुर्योधन की माँ गांधारी थी, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह स्त्रीवाची है, गांधार की जो पुत्री है उसे हम बोलते हैं गांधारी। और लेकिन यहाँ पे जो गांधारी है इसका मतलब होता है ई, यह जो छोटा ई होता है यह पुरुषवाचक होता है। गांधार का जो पुत्र है उसे हम बोलते हैं गांधारी। तो यह शकुनी के लिए इस्तेमाल, यह गांधारी का मतलब हो गया शकुनी, और इस गांधारी का मतलब हो गया जो दुर्योधन की माता जी हैं उसके लिए। ठीक इसी प्रकार से विदेह की जो पुत्री है, जैसे विदेह में ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वी का हो जाएगा वै दे, और हम में ई जोड़ देंगे तो वैदेही। तो जो विदेह है, राजा विदेह की पुत्री है उसे हम बोलते हैं विदेही, वैदेही। और ये भी हम माता सीता के लिए प्रयोग करते हैं। और हाँ, आज के लिए इतना ही, आज हमारा लेक्चर खत्म हो गया है।